हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के चौथे चैप्टर कोशिका के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। कोशिका जीवधारियों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा इवान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं यथा पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अब आइए समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। अब है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों इत्यादि में पाए जाते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतया सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आगे है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। एक अर्ध परागम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेरे रहती है। आगे है रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा 1972 में प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है जिनके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने वर्ष 1937 में की थी।
आगे है क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। आगे है गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टनी कहते हैं। आगे है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली अर्थात सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम से में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। आगे है केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जन्मों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़े अर्थात 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र ऑटोटोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणित विकास तथा अंगों के प्रतिविकार के समय होता है। अब है इसके प्रश्न कोश। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अब अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। पादप विषाणु अभिकल्पी परजीवी
होते हैं जो कि सिर्फ पोषक कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि द्विवलयक या एक वलयक होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो 46। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़े अर्थात 46 पाई जाती है। मनुष्यों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 44 ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है तो इसका उत्तर है 23 जोड़े। अब अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है तो इसका उत्तर है उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते तो इसका उत्तर है छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। अब अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है तो इसका उत्तर इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि हरे पौधों में मुख्यतया सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। अब अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अब अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो दोनों ए तथा बी से अर्थात प्रोटीन से और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर
रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती है। अब अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कड़ा से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से लसिका कोशिकाएं बनती है? तो इसका उत्तर है तिल्ली में। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार हैं। अब अगला प्रश्न है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 3 और 4 सही है। अर्थात स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रें संजीवित हो सकती है। और 4 में बतलाया गया है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है। पहला भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं और दूसरा वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी अवस्था से व्युत्पन्न होती है जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीजपुटियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सके। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं? तो इसका उत्तर है एपोप्टोसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। अब अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? तो क्रेब्स चक्र। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हेंस क्रेब ने
वर्ष 1937 में की थी। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।